एक समय की बात है। एक पहाड़ पर 4 सफेद बाघ के बच्चे रह रहे थे। ये चारों अभी बहुत छोटे थे। आज रिंकू अपने पिता मोहन के साथ पहाड़ों की सैर करने गया था। तभी उसे ये 4 सफेद बाघ दिखे। उसे लगा कि ये बिल्लियां हैं। पापा, ये चारों बिल्लियां कितनी प्यारी है। हाँ बेटा, प्यारी तो बहुत है, पर इन्हें साथ नहीं ले जा सकते। माँ बहुत चिल्लाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ देर इनके साथ यहीं खेल लेता हूँ। रिंकू काफी देर तक उस पहाड़ पर उन बाघों के साथ खेलता है और जब शाम होने को आती है तो मनोज उससे कहता है, बेटा रिंकू, चलो अब हमें बहुत दूर जाना है। रात में पहाड़ का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। अच्छा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। हाँ बेटा, निराश मत हो। आओ चलो हम चलते हैं। रिंकू और मनोज वहाँ से चले जाते हैं और चारों बाघ रिंकू की ओर देखने लगते हैं। रात हो जाती है। मनोज और रिंकू पहाड़ का रास्ता तय करके अब अपने घर पहुँच चुके थे। माँ, आप जानती हैं, मैंने आज पहाड़ पर 4 बिल्लियों के साथ खूब खेला। अच्छा, उन्हें अपने साथ तो नहीं लाए ना? नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था मालती। देखा रिंकू, कहा था ना कि माँ को पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मालती और रिंकू जाकर दरवाजा खोलते हैं। कोई दिख नहीं रहा। कौन है जो इस समय शरारत कर रहा है? माँ, ये देखिए, नीचे ये कर रहे हैं शरारत। हे भगवान, ये क्या बला ले आए? ये बला नहीं, बिल्लियाँ हैं। आओ आओ, अंदर आओ। चारों बाघ घर के अंदर आ जाते हैं। अरे ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने जब देखा था तब तो हमारे पीछे कोई नहीं था। ये हमारा पीछा करते करते आ गए होंगे। माँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और क्या मैं इन्हें अपने घर में रख लूँ माँ? रिंकू की माँ, रख लो ना इन्हें। बच्चा कितने प्यार से और आस लगाकर कह रहा है। अच्छा, ठीक है, रख लो। पर इनकी देखभाल, नहलाना धुलाना, ये सब तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। अभी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं ख्याल रख लूँगा। इसी तरह से चारों बाघों को घर वालों ने अपना लिया और अपने घर पर रख लिया। दरअसल ये गांव रंगीनपुर अपने नाम से एकदम विपरीत था। यहाँ ऋतुओं का सही से आना जाना नहीं था और इसी कारण खेतों की फसल भी ठीक से नहीं हो रही थी। अब 1 साल बीत गया था। ये चारों अब बहुत बड़े हो गए हैं। किसने सोचा था कि ये बाघ निकलेंगे? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, तुम सब हरदम मेरे साथ ही रहना। जब से तुम सब इस गांव में आए हो, अब सारे मौसम सही समय पर आते हैं और खेती भी बहुत बढ़िया होने लगी है। सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। आखिर इनके नाम भी इनके वेशभूषा पर गए हैं। जरूर ये कोई दिव्य जानवर हैं, जो गांव के भाग्य को खोलने रिंकू के जरिए हमें मिले हैं। हाँ, एकदम सही कहती हो, पर हम इन्हें कहीं ले नहीं जा सकते और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग इनसे डर कर और इन्हें गांव से दूर भेजने को कहेंगे, इसलिए हमें इन्हें छुपा कर ही रखना होगा। मनोज की बात सुनकर चारों बाघ रिंकू की तरफ देखते हैं। नहीं, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। इन्हें कहने दो जो कहना है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रिंकू के माता पिता को लगता है कि रिंकू उन्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, पर वे ये नहीं जानते थे कि हर रात रिंकू इन शानदार दिव्य जानवरों के साथ सैर पर जाता था। आज भी वैसे ही एक रात थी, लेकिन आज तेज बरसात होने लगी। अरे, आज तो बहुत बरसात हो रही है विद्युत। ऐसा करते हैं, घर लौट चलते हैं। विद्युत और बाकी बाघ रिंकू के साथ घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक विद्युत रिंकू को नीचे गिरा देता है। रिंकू बेहोश हो जाता है और तभी एक बिजली विद्युत पर गिरती है। इसके बावजूद विद्युत को कुछ नहीं होता। बाघ रिंकू को लेकर तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं।
जैसे ही सब वहाँ से जाते हैं तभी एक व्यक्ति उसी जगह पर आकर खड़ा होता है। तो ये चारों बाघ यहाँ थे। आकाश, धरती, अग्नि और जल के तत्वों से उत्पन्न होने वाले ये दिव्य बाघ, सालों से इन्हें ढूंढ रहा हूँ और ये अब जाकर मिले हैं। अच्छा है, अब जब इनका पता चल गया है तो इन्हें कैद करना आसान होगा। अगले दिन रिंकू अपने घर में आराम कर रहा था। वो धीरे धीरे होश में आता है। माँ, माँ, मेरा बेटा लाल, कहाँ चला गया था तू कल? अगर ये बाघ तुझे ना ले आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कुछ। बेटा, अब हमें बिना बताए कहीं मत जाना। और आखिर तुम्हें हुआ क्या था और ये तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? रिंकू ध्यान करता है कि उस समय क्या हुआ था, तो इतना ध्यान आता है कि विद्युत ने उसे गिरा दिया था और बाकी तीनों बाघ उसके ऊपर चढ़ गए थे। मुझे ध्यान नहीं पिताजी, बस मैं बाहर टहलने निकला था और तभी कुछ हुआ और अब जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ वही व्यक्ति जो कल रात वहाँ था आ जाता है। झूठ बोलना पाप है बेटा। बताते क्यों नहीं अपने माता पिता को कि हुआ क्या था? आप कौन हैं और घर में कैसे घुस गए? मैं तो बस एक राहगीर हूँ। नाम जानकर क्या ही करेंगे? नाम नहीं तो काम बताइए। यहाँ क्यों आए हैं आप और आपने कल ऐसा क्या देखा? चलो नाम ही जान लो पहले। मेरा नाम है रघुराज और मैं इन बाघों की वजह से यहाँ आया था। तभी मैंने कल देखा कि आपका बच्चा बाघों के साथ सैर पर निकला है और अचानक इस बाघ ने आपके बच्चे को अपने ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं माँ, उसने फेंका नहीं, मैं बस गिर गया था। आप इन बाघों के बारे में क्या जानते हैं? बस ये बाघ अच्छे लगे तो यहाँ आकर झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा। ये कोई आम बाघ नहीं है, दिव्य बाघ हैं, चारों तत्वों के प्रतीक हैं। इन्हीं के कारण आपके गांव की बंजर जमीनें और खराब मौसम की समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो आप इनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे गांव के लिए और बच्चे के लिए वरदान साबित हुए हैं। तब ये छोटे थे, अब ये बाघ बड़े हो चुके हैं। कल मैंने देखा कि जैसे ही इस बाघ ने आपके बच्चे को उस पर से नीचे गिराया तो अचानक एक जोर की बिजली चमकी और उस पर गिरी। क्योंकि ये बाघ जिसे ये लड़का विद्युत बता रहा था, ये बिजली का यानी आकाश का प्रतीक है। अब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो आपका बच्चा कैसे सुरक्षित होगा? ये गांव कैसे सुरक्षित होगा? पिताजी, इनसे कहिए ना, मैं इन बाघों को अपने भाइयों की तरह मानता हूँ। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दिव्य हो या ना हो, लेकिन है तो ये जानवर ही। दूरी बनाकर रखना ही अक्लमंदी होगी। नहीं, मैंने इन्हें पाला है अपने बच्चों की तरह। मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों की बातें ठीक है, पर आखिर हम गांव के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। या तो हमें इस गांव को छोड़कर पहाड़ों में बसना होगा। तुम सबको रिंकू के लिए उससे दूर जाना होगा। तुम सब समझ रहे हो ना? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, मैं भी तुम लोगों को दूर नहीं करना चाहती। रिंकू तुमसे मिलने आता रहेगा और रघुराज भी तुम सबका ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की बात मानोगे ना तुम चारों? चारों अपनी माँ मालती की ओर देखते हैं और उनकी बात का मान रखकर रघुराज के साथ चले जाते हैं। रिंकू उन्हें देखकर रोता रह जाता है और असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता। 3 दिन बीत गए और रिंकू अपने हाथों में उन सब के लिए एक गले का पट्टा लेकर जा रहा था। 3 दिन से रोए जा रहे हो लाल, पर अब तो खुश हो ना? नहीं, मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। आप उन्हें कैसे किसी अनजान व्यक्ति के पास छोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, अब हम पहाड़ के ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। वो लोग पहाड़ के रास्ते चढ़कर कुछ देर बाद ऊपर पहुंचते हैं। तभी मनोज अचानक रिंकू को रोक देता है। क्या हुआ बाबा? श्श, वो देखो। तभी रिंकू देखता है
कि चारों बाघ एक पिंजरे के अंदर बंद हैं और उन्हें जंजीर से बांधा गया है। पिताजी, इन्हें इस तरह से बंद क्यों कर रखा है? ध्यान से सुनो, वो कुछ कह रहा है। तुमने उस बच्चे को बिजली से बचाया और वो डरे ना इसलिए उसे सुला दिया अपने जादू से। पर मैंने कहा कि तुमने उसे चोट पहुंचाई और वो बिजली तुम्हारे कारण गिरी और उन्होंने मान लिया। अब लगे तुम मेरे हाथ। कई सालों से ढूंढ रहा था मैं तुम चारों को और आज तुम मेरे हाथ लगे हो। हाँ भैया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अपने कब्जे में रखेंगे और अगर बात ना माने तो उस बच्चे को हानि पहुंचाएंगे। रिंकू भागते हुए झाड़ियों से बाहर आया और मनोज उसके पीछे पीछे। कौन हो तुम दोनों? इन चारों के भाई और पिता हैं। यहाँ क्यों आए हो? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम चारों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रघुराज रिंकू की तरफ बढ़ता है और तभी वो बाघ अपनी इंसानी भाषा में बात करने लगता है। उस बच्चे से दूर रहना मनुष्य। माँ ने हमें तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा जरूर दी है, पर अगर तुमने रिंकू को छुआ भी तो तुम हम चारों का कहर देखोगे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं। और वैसे भी ये बेड़ियां तुम तोड़ नहीं पाओगे, पर मैं तुम सबसे पूरे रास्ते जूझना नहीं चाहता, इसीलिए इस बच्चे को छोड़ दे रहा हूँ। भाई, तुम हमसे मिलने आए, हम बहुत खुश हैं, पर अब तुम वापस जाओ। बाबा, आप इसे कृपया वापस ले जाएं। पर बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा था कि रिंकू की भलाई इसी में है बाबा, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। माँ ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो बिजली तुम्हारे कारण नहीं गिरी, बल्कि तुमने मुझे उससे बचाया था। हाँ, अब घर लौट चलो बच्चों। भैया, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम यहाँ हैं ही नहीं। चलो अज्जू, ये बाघ हमारी बात नहीं टालेंगे और ये बेड़ियां तोड़ना आसान काम नहीं है। उस पिंजरे में एक विस्फोट होता है। चारों बाघ रिंकू के पास वापस आ जाते हैं। विद्युत, तुम बोल सकते हो? मैं हम चारों में सबसे बड़ा हूँ और मैंने बस अभी कुछ दिन पहले ही बोलना सीखा है। आओ बच्चों, अब घर चलते हैं। चारों बाघ अपने भाई रिंकू के साथ घर जाते हैं। ये दर्शाता है कि जानवरों और इंसान में कोई भेद नहीं। जब बात स्नेह और प्रेम की आती है तो जानवर हो या इंसान, वो एक परिवार ही है। मटरू और उसकी पत्नी माला गांव से दूर जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। दोनों मजदूरी करने गांव के खेत में आया करते थे। यहाँ दिन भर वो मजदूरी करके फिर अपने घर लौट जाया करते थे। एक दिन की बात है, मटरू और माला देर तक खेत में काम कर रहे थे। शाम होने पर उन्होंने सेठ से अपने पैसे लिए और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटने लगे। जब वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो उन्हें एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखा। वो देखिए, उस बाघ का किसी शिकारी ने शिकार कर दिया। बेचारा बच्चा। माला, अगर ये बच्चा यहाँ अकेले रहा तो ये भी मर जाएगा। क्या एक बाघ के बच्चे को अपने साथ ले जाना ठीक होगा? पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसे हमारी जरूरत है। मटरू ने उस बाघ के बच्चे को उठा लिया। दोनों घर लौटे और फिर माला ने उस बाघ के बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाया। है तो ये शेर, लेकिन दूध पीते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। हाँ, इसका नाम शेरू रखेंगे। ठीक है, आज से ये हमारा शेरू है।
अब मटरू और माला की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि रोज उनका प्यारा शेरू उनके आने की राह देखा करता था और जब वो दोनों लौट कर आते तो उनके साथ खूब खेला करता था। समय बीतता गया और शेरू बड़ा होता गया। अब माला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का ख्याल रखने के लिए माला अब मजदूरी पर नहीं जाया करती थी और वो सारा समय शेरू और अपने बेटे के साथ ही बिताया करती थी। अब मटरू अकेले गांव जाकर मजदूरी किया करता था। क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था तो उसे ज्यादा समय काम करना पड़ता था, जिससे उसे पर्याप्त पैसे मिल जाते। 6 महीने बीत गए। अब माला का मुन्ना 6 महीने का हो चुका था। मटरू खेत में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। पता है, आज मेरा मुन्ना 6 महीने का हो गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताओ, माला को अकेले जंगल में डर नहीं लगता? माला अकेली कहाँ है? शेरू है ना साथ। शेरू मेरा पालतू शेर, मैंने उसे छोटे से बड़ा किया है। वो मेरा लाडला है और माला और बच्चे की रखवाली भी करता है। चोर बना चौकीदार, ये शेर फिर भी जंगली जानवर होते हैं। इनकी कब नियत बदल जाए ये कोई नहीं जानता, सावधान रहना। नहीं नहीं, मेरा शेरू ऐसा नहीं है। शाम का वक्त हो गया था और माला मटरू की राह देख रही थी। शाम से रात हो गई, पर मटरू का कोई पता ठिकाना नहीं। माला चिंतित हो गई। शेरू, अभी तक वो नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ मुन्ना भी अकेला है, मैं क्या करूं? शेरू, तुम यहीं मुन्ने के पास ही रहना, मैं उनको अभी लेकर आई। माला घर से चली गई और शेरू वहीं मुन्ने के आसपास फेरे मारता रहा। माला अंधेरे में जंगल से चलने लगी। उसे मटरू की चिंता सता रही थी। कुछ दूर चलकर उसे मटरू दिख गया। शुक्र है आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, आप घर नहीं लौटे तो मुझे चिंता सता रही थी। ठीक है, पर मुन्ना? शेरू मुन्ने की रखवाली कर रहा है। चलो वापस चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते लौटने लगे। दोनों घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने शेरू को बाहर खड़े देखा। उसका मुंह लाल था। दोनों घबरा गए और मटरू ने पास ही रखे हंसिये को उठाया और उसे शेरू पर फेंक दिया। शेरू घायल हो गया। मटरू और माला अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मुन्ना सही सलामत था और पास ही एक बड़ा सा सांप पड़ा था। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा शेरू! दोनों बाहर आए तो उनका शेरू मर चुका था। मेरा शेरू! ये मैंने क्या किया? मेरा शेरू! शेरू ने अपनी वफादारी साबित की और हमें इस कहानी से ये सीख मिली है कि कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस लौटता नहीं है। साहस नगर में विक्रम नाम का एक मछुआरा रहा करता था, जिससे राज्य के सारे लोग प्यार किया करते थे। अगर मदद की बात करें तो वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहता था। और तो और हर दिन
वो अपने घर गरीब लोगों को खाना भी खिलाया करता था। ये लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। मगर बेटा, तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस पेट भर के खाना खाइए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हम गरीब लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। लोगों की मदद करना तो हर इंसान का धर्म होता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कभी भी इस राज्य के गरीब लोगों को भूखा सोने ही ना दूं। और दूसरी ओर साहस नगर के राजा अमर सिंह अपने सेना अध्यक्ष और सेनापति को भेंट देने में लगे रहते हैं। तब राजा अपने मंत्री और सलाहकार भानु से कहते हैं, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बड़ा दानवीर है। अगर मैं पूरे राज्य में ढूंढूं तो भी मुझे कहीं मुझसे बड़ा दानवीर नहीं मिलेगा। अगर मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया तो मैं उसे आधा राज्य दान देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर शायद मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो अपने ही राज्य में रहता है और उसका नाम विक्रम है। हालांकि वो पेशे से मछुआरा है, लेकिन पूरे राज्य में उसकी नेकी और दानवीरता के चर्चे हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसे जाकर देखना चाहिए और परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों, तुम साथ में तो चलोगे ना भानु? महाराज, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? मगर महाराज, हम ऐसे जाएंगे तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए हम भेष बदल कर जाएंगे भानु। राजा अमर सिंह और भानु दोनों एक आम नागरिक के वेश में विक्रम से मिलने आते हैं। राजा और भानु वहां पहुंचते हैं और विक्रम से कहते हैं, अरे बेटा, हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? जी कहिए, क्या मदद चाहिए आपको? वो हमें इस नदी के उस पार जाना था। क्या तुम अपनी नाव में हमें बिठा सकते हो? वैसे तो इस नाव में इतनी जगह नहीं है, मगर आप लोगों को मैं नदी के उस पार पहुंचा दूंगा, चिंता मत कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम राजा और भानु दोनों को नदी के उस पार ले जाता है और भानु विक्रम से कहता है, धन्यवाद बेटा, बस कुछ खाने को मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे घर चलिए, मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। विक्रम राजा और भानु दोनों को अपने घर ले जाता है और खाना बनाकर उन्हें परोसता है। विक्रम, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। वो खाना बस इतना ही था आज, मैं कल खाना खा लूंगा। आप बस पेट भरकर खाना खा लीजिए, मेरा पेट उसी से भर जाएगा। भोजन के लिए शुक्रिया विक्रम, अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी तो बहुत समय हो गया है, आज आप यहीं सो जाइए। राजा और भानु दोनों ही विक्रम के घर रुक जाते हैं और सुबह विक्रम के उठने से पहले ही राज दरबार पहुंच जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। और राजा अमर सिंह विक्रम को 2 दिन बाद अपने राज दरबार में आमंत्रित करते हैं। आओ विक्रम, आओ, स्वागत है तुम्हारा इस दरबार में। आपका धन्यवाद महाराज, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं और मेरे सलाहकार भानु दोनों ही तुमसे 2 दिन पहले एक आम इंसान के भेष में मिलने आए थे और तुमने हमारी बहुत मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, बस उसी का प्रशिक्षण करने आया था। जो बातें मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। ये लो, सोने और चांदी की एक छोटी सी भेंट। महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, परंतु मैं इस सोने चांदी का क्या करूंगा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो मुझसे संभव होगा। शुक्रिया महाराज, मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूँ। आपको हर रोज मेरे घर एक चावल का कण 2 गुना करके भेजना होगा। जैसे एक चावल का कण पहले दिन और दूसरे दिन 2 चावल का कण और तीसरे दिन 4 चावल के कण, इस तरह से मेरे घर भिजवा दीजिए। बस इतनी सी बात विक्रम, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। शुक्रिया महाराज। विक्रम राज दरबार से अपने घर चला जाता है और राजा अमर सिंह
भानु से कहने लगते हैं। विक्रम नेक इंसान तो जरूर है, मगर बुद्धिमता की कमी है इस मछुआरे में। मैंने उसके सामने सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, मगर उसने उसे छोड़कर चावल के कड़ का सौदा किया। मैं भी ये देखकर अचंभित हूँ महाराज। राजमहल के चावल के खजाने से हर रोज चावल के कण दुगने होकर विक्रम के घर जाने लगे और देखते ही देखते एक बोरी, फिर 2, फिर करीब 1 महीने बाद चावल के खजाने से बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर जाने लगी और विक्रम सारे चावल की बोरियां राज्य के गरीब लोगों में बांट देता है, जिस पर भानु राजा से कहते हैं। महाराज, चावल की बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर पर भेजी जा रही हैं। कुछ चावल की बोरियों से मैं गरीब थोड़ी ना हो जाऊंगा। धीरे धीरे सारे राज्य के लोग विक्रम के घर चावल लेने आने लगते हैं और पूरे राज्य में विक्रम का ही नाम गूंज रहा होता है। और ये बात भानु जाकर राजा अमर सिंह को बताता है। महाराज, पूरे राज्य में इस विक्रम का ही गुणगान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अन्न कोष में से चावल लेते लेते वो हमारा ही तख्ता पलट कर दे। ये सुनकर राजा अमर सिंह चिंता में पड़ जाते हैं और विक्रम को अपने दरबार में बुलाते हैं। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो विक्रम। तुम मेरे सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हो, इसीलिए तुम हमसे चावल ले रहे हो और पूरे राज्य में बांट रहे हो। अगर ऐसा है महाराज, तो आप मुझे चावल भेजना बंद कर दीजिए और उसकी जगह कुछ और भेजना शुरू कर दीजिए। भानु ये सुनकर राजा के पास जाकर उनके कान में कहते हैं कि महाराज ने इसकी ये मांग नहीं मानी तो ये उनके वचन से मुकरना माना जाएगा। ये सुनकर राजा उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, कहो तुम्हें चावल के बदले क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से आप मुझे चावल दे रहे थे, उसी तरीके से चावल की जगह दाल भेज दिया कीजिए। और जिस तरीके से चावल विक्रम को भेजा करते थे, उसी तरीके से दाल भी उसके घर जाने लगती है। और 1 महीने बाद विक्रम राज्य के गरीब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें दाल बांटना शुरू करता है और पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है, जिससे एक बार फिर राजा परेशान हो जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारे स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या खाएंगे, सोने और चांदी? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम विक्रम पर झूठा आरोप लगाए कि विक्रम हमारे चावल के भंडार से चावल चोरी कर रहा था, तब हम इसे चावल देना बंद कर सकते हैं। वो कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसे चावल देना बंद कर चुके हैं, तो हम विक्रम पर दोष लगाएंगे कि उसने चावल के भंडार से चावल की बोरी चोरी की है और किसी इंसान को झूठी गवाही के लिए मना भी लेंगे। सही कह रहे हो, फिर मैं उसे माफ तो कर दूंगा, मगर हर दिन जो दाल उसके घर जाता है उसे बंद करवा दूंगा। और अगले दिन राजा विक्रम को अपने राज्य दरबार में बुलाते हैं और उस पे चावल की 3 बोरियां चोरी करने का आरोप लगाते हैं। हमारे चावल के भंडार से कल चावल की 3 बोरियां चोरी हुई हैं और मुझे पता चला है कि उसकी चोरी तुमने की है। महाराज, मुझे चावल की चोरी करके क्या मिलेगा? और मैंने चावल की चोरी की, उसका आपके पास क्या सबूत है? सबूत है, कल जब तुम चावल के भंडार से चावल की बोरियां चुरा रहे थे, तो उसी वक्त दर्पण, जो राजमहल के बाहर रहता है, उसने तुम्हें चावल चुराते हुए देखा। अगर ऐसा है तो मैं भी उसकी दी गई गवाही को सुनना चाहता हूँ। भानु दर्पण को राज्य दरबार में बुलाते हैं और दर्पण विक्रम को देखकर हैरान हो जाता है। विक्रम, तुम? मुझे पता होता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देनी है तो मैं कभी इस बात के लिए राजी नहीं होता। जब मेरे और मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब विक्रम ने ही हमें हर दिन का खाना और पानी की सुविधा दी थी। मगर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे राजा जी के सलाहकार भानु ने तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो इंसान तुम हो।
विक्रम, मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर राजा और भानु दोनों अपनी गलती मान लेते हैं। मुझे क्षमा कर देना विक्रम। मुझे लगा कि तुम मेरे द्वारा दिए गए चावल और दाल को लेकर उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ ही करोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अगर मुझे सत्ता चाहिए होती या मुझे अमीर बनना होता तो जब आप मुझे सोना चांदी दे रहे थे तभी मैं सारे सोने और चांदी को मांग लेता। मैं तो बस एक मछुआरा हूँ जो लोगों की सेवा करना चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपने जो चावल और दाल मुझे दिए थे उसके कारण आज पूरे नगर में कोई भी खाली पेट नहीं सोता। सच में आज तक तुम जैसा नेक और दानवीर मछुआरा कहीं नहीं देखा। तुमने मुझे आज सिखाया कि दानवीर का दिल उसकी असली पहचान होती है, जिसका परिचय वो दूसरों की मुश्किलों में उनकी मदद करके दिखाता है। राजा अमर सिंह विक्रम को मंत्री के पद पर बिठा देते हैं और विक्रम आगे से चावल और दाल लेने से मना कर देता है और साहस नगर में कभी किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। श्रीरामपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। इन्हीं में से एक था केशव। केशव बहुत ही मेहनती था। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने खेतों में काम करने में बिताया करता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता था। दरवाजे पे उसकी बेटी चुटकी उसका इंतजार किया करती थी। पापा आ गए, पापा आ गए। और अपने पापा को देखते ही उसे लिपट जाती थी। आप आ गए पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पापा। पता है आज स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे। फिर क्या, मुझे तो पहले से ही पेड़ लगाना आता था। टीचर ने पूछा कि चुटकी तुझे ये सब कैसे आता है, तो मैंने गर्व से बोला कि मेरे पापा किसान हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। सबने मेरे लिए तालियां बजाई और टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी। बढ़िया है। वैसे तेरी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और गोभी की सब्जी। फिर से गोभी की सब्जी? अरे छुटकी, तुम्हें तो गोभी की सब्जी खानी चाहिए। ये सब्जी तुम्हारे पापा ने उगाई है। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। कोमल ने सबके लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऐसे ही अगर ये बरसात बरसती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। जल्दी बरसात रुक जाएगी। उम्मीद है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में गांव में पानी भरने लगा और जल्द ही खेतों में भी पानी भरने लगा। सारे किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। केशव ने अपनी फसल देखी जो पूरे पानी में डूबी थी। वो परेशान हो गया। वो भीगते हुए घर लौटा। कोमल, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सारे किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है, हमारी भी। हे राम, अब हम क्या करेंगे? पानी उतरे तो नई फसल लगाने की सोच सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं, हमें इंतजार ही करना होगा बरसात रुकने और पानी उतरने का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। नई फसल लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी। केशव और कोमल चिंतित थे। खारी बरसात रुकी ही नहीं और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। गांव के निजाले हिस्सों में घर डूबने लगे थे। केशव और सारे गांव वाले उन लोगों को बचाने निकले थे। कमर तक पानी में चलकर केशव बच्चों और बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। फिर एक लगभग डूबे हुए घर से केशव को किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, बचाओ। केशव उस घर में गया। वहां फंसी हुई औरत को केशव ने घर से बाहर निकाला, पर बस उसी वक्त वो घर बह गया। केशव के ऊपर छत गिरी और वो बुरे तरीके से घायल हो गया। कुछ गांव वालों ने केशव को बाहर निकाला। केशव बेहोशी के आलम में घर पहुंचा।
इन्हें क्या हुआ? किसी की मदद कर रहे थे पर घर ढह गया और इन्हें गहरी चोट आई है। हे राम! कोमल केशव की देखभाल करने लगी और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। लगता है कोई भारी चीज इनके सिर पर गिरी है। इन्हें कब होश में आएगा ये पता नहीं। पर कोई तो इलाज होगा इनको ठीक करने का। शहर में MRI स्कैन करके पता कर सकते हैं कि इन्हें क्या हुआ है, पर भारी बरसात के कारण शहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक इनकी घर पर ही देखभाल करनी होगी। ठीक है। डॉक्टर दवाई देकर चले गए। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, भगवान जी है ना। कुछ देर बाद चुटकी सो गई, पर कोमल को चिंता के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। यहाँ केशव तो बिस्तर पे था तो कोमल तैयार हो गई खेती करने। चुटकी बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ। कोमल खेत पहुंची तो उसके खेत में पानी तो नहीं था, पर मिट्टी अभी गीली थी। कोमल ने मिट्टी को उठाकर देखा। इस मिट्टी में कोई भी फसल कैसे उगेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोमल ने खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए। अब उम्मीद है कि कुछ दिनों में बीजों को अंकुर फूटे। इतना मिट्टी पानी में है कि कुछ दिन पानी डालने की जरूरत ही नहीं। खेतों का काम खत्म करके कोमल घर चली गई। लगभग 4 दिन बाद कोमल वापस खेत आई। उसने देखा कि उसने बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर है। हे राम! इतनी गीली मिट्टी में मैं कैसे फसल उगाऊंगी? अपने खेतों की ये हालत देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए ये सोचते सोचते कोमल तालाब के रास्ते चल पड़ी। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की ये हालत है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भगवान जी। कोमल रो रही थी और तभी उसके सामने तालाब से एक मत्स्य कन्या आई। पुत्री, रो मत पुत्री। देवी, कैसे ना रो? आप तो मेरी परिस्थिति जानती है। मेरे पति को होश ही नहीं आ रहा और हमारे खेत पानी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मत्स्य कन्या ने अपनी जादू से एक घड़ा बनाया। ये लो पुत्री, इसके अंदर जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की खेती होगी, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इस घड़े में जो पानी बचेगा वो भी जादुई है। उस पानी को अपने पति के माथे पर लगाना, वो तुरंत ही जाग जाएंगे। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य कन्या वापस तालाब में समा गई। घड़ा लेकर कोमल अपने खेत पहुंची। कोमल ने उस घड़े के अंदर जो छोटी छोटी मछलियों की बीज थी उन्हें अपने खेतों में छिड़क दिया। जब सारे बीज खत्म हो गए, अब इसमें बस पानी है, जादुई पानी। वो जादुई पानी लेकर कोमल अपने घर पहुंची और फिर उसने अपने हाथों से वो पानी केशव के माथे पर लगा दिया और कुछ ही पलों में केशव ने अपनी आंखें खोली। कोमल, छुटकी। पापा। चुटकी ने अपने पिता को गले लगाया। केशव और कोमल की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं कितने दिनों से बेहोश था? 5 दिनों से। आपको होश इस जादुई पानी से आ गया है। कोमल ने केशव को जादुई पानी और मत्स्य कन्या की घटना बताई। मछलियों की खेती? हाँ, मैंने बीज बिखेर दिए हैं। ठीक है, खेत चलो, देखते हैं। जब तीनों खेत पहुंचे तो वहां जमीन में मछलियां लगी हुई थी। ये तो अद्भुत है। हाँ, उस देवी ने कहा था
कि इस फसल से हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। केशव और कोमल ने सारी मछलियाँ जमीन से बाहर निकाली। फिर इन मछलियों को बेचकर उन दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। सोचा नहीं था कि उस बाढ़ के बाद हमको पेट भर के खाना भी नसीब होगा, पर ये देखो हमें इतने सारे पैसे मिल गए। ये सब उस जादुई मत्स्य कन्या की कृपा है। केशव और कोमल ने उस मत्स्य कन्या का धन्यवाद किया। केशव ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और मत्स्य कन्या ने केशव और उसके परिवार की मदद की। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। अर्जुन अपनी पत्नी मंजू और अपने 15 वर्षीय पुत्र सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ वर्षों से अर्जुन की किस्मत खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। मैं सब करके देख चुका हूँ सरपंच जी, गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन, मगर समझ नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर अनाज उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई, सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर आराम से कोई नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के रक्त में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और मत भूलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही रहता है। इतना कहकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर बैंक का कर्ज और गांव के ना जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ कि ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सरपंच जी, आप इसकी जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की भी जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसकी जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे बस बैंक को और बाकी कर्जदारों को ये विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं चुका सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे,
मगर अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। आपको पता है, कल बैंक का मैनेजर भी कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आया था। आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। शायद मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इन सबके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा। मैं जानता हूँ ये सब गांव के सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों की जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरी जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है, और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पिताजी, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सिर पर एक गोल हैट लगा रखा था। उस व्यक्ति ने बहुत कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पिताजी मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सको। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में परिवर्तित करके अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांता प्रसाद ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म की मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांता प्रसाद के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिए। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बहुत तेजी से उग रही थी। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। अरे मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ भरे इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था
जिसकी दुकान एक मॉल के पास सालों से खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ समय के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की पत्नी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगे। कुछ ही समय में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच चिंतित था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला, अरे मेरी समझ नहीं आता कि ये अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता हरिया कि ये सब कुछ बहुत अजीब है? लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर कोई ऐसा केमिकल फेंकवा देते थे जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसकी मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया, और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पककर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के समय अर्जुन के मकई की खेती पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक मैदान पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वहां पर एक सुंदर कॉटेज स्थापित हो गया। उस सुंदर कॉटेज से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से स्पर्श करवाया, फसल बहुत तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है। लगता है इसने ही अर्जुन की सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पांव यहाँ से निकल चलिए। हमारी भलाई यहाँ से भागने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर सरपंच अचानक उस व्यक्ति के सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शांता प्रसाद था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप हैं कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता रहता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर शांता प्रसाद ने अपनी छड़ी उन दोनों के शरीर से स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही हरिया और सरपंच एक बिजोके में परिवर्तित हो गए। शांता प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों सदैव अर्जुन के खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहां से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांता प्रसाद से कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि शांता प्रसाद आखिर कौन था। लेकिन अर्जुन की मकई की फसल आज भी उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती करता है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन।
हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन, मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं। विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे
सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहां से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका।
और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा।
नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है।